अच्छा जी, आगे आ जाता है हमारा 6th स्टेशन. So these are the picture what you can see, surgical markings of the slab of this flap, indication, contraindication and what are the complications. So जैसे ही आपको ये markings है, इसको देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि this is a pec major flap. Original हमारा जो है वो लोग ओरिजिनल फ्लैप है, दैट इज पेक्टोरालिस मेजर फ्लैप. ठीक है. ओरिजिन जो है जी ये 4 जगह से करता है, क्लेविकल से, स्टर्नम से, रिब से और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल एब्डोमिनल एपिन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से. पेक मेजर को मैंने बड़ा अच्छा याद किया था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको एक लोको ओरिजिनल फ्लैप बहुत अच्छा आना चाहिए, एक आपका फॉर एग्जांपल जैसे मैंने फैम फ्लैप या पैलेटल रोटेशनल फ्लैप और पैलेटल रिकंस्ट्रक्शन, मैंडिबुलर रिकंस्ट्रक्शन के लिए आपने पेक मेजर हो गया. अगर डीपी मैंने नहीं किया था, मैंने पेक मेजर ही याद किया हुआ था और उसको बहुत अच्छा याद किया था, उसकी इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन सारा आपको प्रोसीजर आना चाहिए जो मैं आपको भी बताती हूँ. इसी तरह से आपको एक जो आपका कॉम्पोजिट फ्लैप है उसके अंदर सॉफ्ट टिश्यू फ्लैप में से फ्री ये क्या होता है आपका रेडियल फ्री फोरआर्म फ्लैप, वो मैंने अच्छा किया हुआ था और इसके साथ फ्री फिबुला किया हुआ था. बाकी की आपको मार्किंग्स, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और मोटी मोटी उसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, मसल, ठीक है, ये आनी चाहिए. टेक्निक अगर आपको इतनी डीप में नहीं भी आती तो दैट वुड बी ओके, लेकिन कुछ एक फ्लैप आपको हर एरिया का उसकी रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से लाजमी पता होना चाहिए. ठीक है, फ्लैप भी और ग्राफ्ट भी. अच्छा, कमिंग बैक टू द पेक मेजर, मैंने आपको बताया कि इसकी जो है ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, 4 जगहों से ओरिजिनेट होता है, क्लेविकल से, स्टर्नम से, रिब से और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ का जो एब्डोमिनल एपिन्यूरोसिस है उससे, और जाके ये कन्वर्ज होता है और इंसर्ट होता है, सिंगल इंसर्शन है इसकी ह्यूमरस के ऊपर. ठीक है. इसके जो पेक मेजर है इसके नीचे इसका वेस्कुलर पेडिकल पड़ा होता है, उससे नीचे आपका जो है इंटरमस्कुलर सेप्टम यानी जो है ना उससे नीचे आपका पेक माइनर पड़ा होता है. इसके अलावा कोस्टल कार्टिलेजेस हैं इसके नीचे, कोस्टल अटैचमेंट्स ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल इसके नीचे पड़ी होती है. ठीक है. एडवांटेजेस में ये है कि इसकी एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, नेक के साथ इसका मैच अच्छा होता है, प्री इरिडिएटेड नेक में भी आप इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है. ईज ऑफ हार्वेस्टिंग है, पोजीशन पेशेंट की आपको चेंज नहीं करनी पड़ती. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पोस्टीरियर स्कैपुलर फ्लैप ले रहे हैं या इस तरह से उसके अंदर यूज करनी पड़ती है, पोस्टीरियर इलेक्ट्रस ग्राफ्ट ले रहे हैं तो उसमें करनी पड़ती है, इसमें आपको कोई ऐसी नहीं करनी पड़ती. 2 टीम यानी आप नहीं उसको आपको करना पड़ता. और स्कल बेस कवरेज के लिए भी ये अच्छी ये अच्छा फ्लैप है. ठीक है. डिसएडवांटेज ये है कि लिमिटेड आर्क ऑफ रोटेशन है. ठीक है. हेयर्स इन मैन इस एरिया में आपको मिलते हैं, ग्रेविटेशनल पुल होता है इसके ऊपर, फ्लैप के ऊपर. मसल एट्रोफी हो जाती है जो कि आपको भी मैं बताऊंगी कि मीडियल पेक्टोरल नर्व जो है उसकी अगर आप जो कि इसके एलिवेशन के अंदर अक्सर कट जाती है तो वो मसल का बल्क जो होता है वो लॉस हो जाता है. वो कुछ एरियाज में कहते हैं कि अगर आपको मसल बल्क नहीं चाहिए तो वो अच्छा है कि वो एट्रोफी हो जाती है और वो उस एरिया में जो है वो इजीली अडेप्ट हो जाता है, और जहाँ पर आपको बल्क चाहिए तो वहां पर वो इसकी एक साइड इफेक्ट भी हो सकता है. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा ये कि पेडिकल कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है. ठीक है. अगर आपने ज्यादा उसको जो टनलिंग है उसके अंदर उसको ज्यादा ट्विस्ट कर दिया है तो उसकी प्रिवेंशन के लिए आगे मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या आप चीजें यूज कर सकते हैं. ठीक है. कॉन्ट्राइंडिकेशन में है कि सीवर सिस्टमिक कोई वेस्कुलर डिजीज है जो कि थ्रोकोएक्रोमियल एक्सिस को अफेक्ट कर रही है, या क्योंकि इसकी जो सप्लाई है पेडिकल दैट इज फ्रॉम द थ्रोकोएक्रोमियल आर्टरी, पेक्टोरल ब्रांच ऑफ थ्रोकोएक्रोमियल आर्टरी. उसके आगे में आपको अभी आपको बताते हैं दैट इज अ ब्रांच ऑफ एक्सियल आर्टरी, और एक्सियल आर्टरी इज अगेन अ ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी. सो अगर उसको कोई ऐसी सिस्टमिक वेस्कुलर डिजीज है जो उसको अफेक्ट करी, पेडिकल को अफेक्ट करी है, डायबिटीज है, अनकंट्रोल ओबेसिटी है, ओबेसिटी फीमेल्स के अंदर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एब्सेंस ऑफ पेक मेजर, पोलैंड सिंड्रोम है जिसके अंदर ये भी पूछा जाता है कि कौन सा पोलैंड सिंड्रोम है जिसके अंदर 10% पेशेंट जो हैं उनके अंदर ये एब्सेंस ऑफ द पेक मेजर होता है. ठीक है. रिस्ट्रिक्टिव कोई लंग डिजीज है, कवरेज ऑफ द मैंडिबुलर सेगमेंट डिफेक्ट्स विदाउट द एबिलिटी टू परफॉर्म अ बोनी रिकंस्ट्रक्शन, यानी बोनी रिकंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते, उसके अंदर आप इन पेक मेजर की भी कवरेज फिर नहीं दे सकते. पेक मेजर आप उस कंडीशंस में भी दे सकते हैं जिसमें आपने सेकेंडरी कोई बोनी रिकंस्ट्रक्शन करनी है तो उसके अंदर सॉफ्ट टिश्यू आप पहले कवरेज पेक मेजर की देके फिर रिकॉल भी लगा सकते हैं और सेकेंडरी बोन फिर ग्राफ्टिंग की जा सकती है. ठीक है. अच्छा अच्छा, इसके अलावा ब्लड सप्लाई मैंने आपको बता दिया है, जो उसकी पेडिकल है दैट इज पेक्टोरल ब्रांच ऑफ थ्रोकोएक्रोमियल आर्टरी जो कि ब्रांच है एक्सिलरी आर्टरी की, एंड एक्सिलरी आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी. इसके अलावा जो
पेक्टोरालिस मेजर मसल है उसको सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी और लैटरल थोरेसिक आर्टरी भी सप्लाई करती है, दैट इज अगेन अ ब्रांच ऑफ एक्सिलर आर्टरी। ठीक है, जो पेक्टोरल ब्रांच ऑफ थोरैकोक्रोमियल आर्टरी जो कि इसका पेडिकल है, जो इस फ्लैप को एक्सियल फ्लैप बना रहा है। अच्छा, फ्लैप की बात करें तो आपको मैथेसन हाई की जो इसकी फ्लैप की क्लासिफिकेशन है वो भी आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा वो बाद में इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो पेक्टोरल जो पेक मेजर है ये आपका एक्सियल फ्लैप है। ठीक है, और इसकी जो पेडिकल है वो मैंने आपको बता दिया थोरैकोक्रोमियल आर्टरी है। ये जो थोरैकोक्रोमियल आर्टरी की पेक्टोरल ब्रांच है ये आपके बिल्कुल इसके जो नीचे फेशिया पड़ा हुआ है, इंटरमस्कुलर सेप्टम से ऊपर जो आपका फेशिया पड़ा हुआ है, फेशियल प्लेन है पेक मेजर के नीचे और पेक माइनर के ऊपर, तो ये बिल्कुल इसकी डीप सरफेस टू द मसल जो है ये आपकी पेडिकल जा रही होती है, उससे नीचे फेशिया पड़ा है, उससे नीचे इंटरमस्कुलर सेप्टम और उसके नीचे आपका पेक माइनर पड़ा है। तो जब आप इसकी डिसेक्शन करते हैं, जब आपको डिसेक्शन के 10 स्टेप्स मैंने 10 स्टेप्स करके याद किया था वो मैं आपको बताती हूँ। तो जब आप उसकी इस फेशियल प्लेन के अंदर डायसेक्शन करते हैं तो फिंगर से इसीलिए करते हैं और ब्लड डायसेक्शन करते हैं ताकि पेडिकल आपका सेव रहे। ठीक है जी, सो ब्लड सप्लाई होगी। इनर्वेशन जो है मैं नर्व आपको मैंने बताया कि हर फ्लैप की आपको मार्किंग, इसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और इसके मसल कौन कौन से इसके अंदर आ रहे हैं ये कम से कम आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो इनर्वेशन जो है वो आपकी लैटरल पेक्टोरल नर्व और मीडियल पेक्टोरल नर्व से हो रही है। और मैंने आपको बताया मीडियल पेक्टोरल नर्व की 3 ब्रांचेस होती हैं जो मसल को सप्लाई कर रही होती है। जब इसको एलिवेट करते हैं तो वो तीनों की तीनों कट हो जाती है, उसकी वजह से मसल का बल्क जो है वो लॉस हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा मॉडिफिकेशंस हैं इसकी इसी पेक मेजर की। ठीक है, उसमें नंबर 1 ये है कि इंफ्रा मेमोरी स्किन पैडल जो है उसको आप कट करके इंक्लूड किया जा सकता है, जिसकी वजह से आर्क ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो जाती है। दूसरा ये कि फेशियोक्यूटेनियस रैंडम पैटर्न एक्सटेंशन की जा सकती है, आपको की जा सकती है इसकी जो आपका ये जो स्किन पैडल है इसको आप 2 to 3 सेंटीमीटर 2 to 5 मिलीमीटर है या 2 to 6 मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ 2 to 5 मिलीमीटर मेरा ख्याल है ये 2 to 5 ये मैं कंफर्म करती हूँ 2 to 5 मिलीमीटर है या ये 2 to 5 सेंटीमीटर है। इसको आप आगे लेके जा सकते हैं फ्रॉम द पेक मेजर मसल। ठीक है, तो इससे आपकी जो आगे होगी वो रैंडम सप्लाई हो जाएगी, फिर एक्सियल फ्लैप आपकी नहीं सप्लाई नहीं रहती, वो फिर आपकी रैंडम सप्लाई हो जाती है। तो उसको आप जो है वो एक तरह का टेनियस सप्लाई हो जाती है, उसके लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ता है। वैसे बेसिकली ये है कि वो एडिशनल लेंथ अगर आपको चाहिए तो वो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं रेक्टस एब्डोमिनस शीथ के ऊपर। अच्छा, थर्ड जो इसकी मॉडिफिकेशन है दैट इज पैरास्टर्नर स्किन पैडल आप यूज कर सकते हैं, उसकी वजह से मोबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है और आर्क ऑफ रोटेशन भी इंक्रीज हो जाती है। फोर्थ ये है कि मसल फ्लैप ओनली विद द स्किन फ्लैप यानी मायोक्यूटेनियस फ्लैप आप उठा सकते हैं। ठीक है, ये इसका बल्क कम होता है। अगर आप इसके अंदर मसल फ्लैप ओनली विद स्किन यानी मायोक्यूटेनियस फ्लैप भी उठा सकते हैं और मायो ऑस्टियोक्यूटेनियस फ्लैप भी उठा सकते हैं। अगर मायोक्यूटेनियस फ्लैप उठाएंगे तो बल्क मैंने जैसे आपको बताया कि मीडियल पेक्टोरल नर्व की डैमेज की वजह से इसका बल्क जो है वो आपके पास कम आ जाता है। अगर आप इसको मसल ऑस्टियोक्यूटेनियस फ्लैप उठाएंगे तो 4th और 5th रिब जो है इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, टनलिंग टेक्निक में वेरिएशन है, सबक्यूटेनियस हो सकता है, अंडरनीथ क्लेविकल हो सकता है, क्लेविकल का पार्ट रिमूव करके भी इसको हम ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। वो भी जब आपको मैं इसकी टनलिंग प्रोसीजर्स बताऊंगी तो उसमें भी आपको बताती हूँ। बायलोब्ड जेमिनियन स्किन पैडल इसको कहते हैं, यानी दो आप स्किन पैडल्स उठा लेते हैं और उसको भी आप यूज कर सकते हैं। जेनिस फ्लैप है, ठीक है, जिसके अंदर आप जो है इसकी एक वेरिएशन है। उसके अलावा 2 सेपरेट फ्लैप्स, थोरैकोक्रोमियल आर्टरी और दूसरी लैटरल थोरैसिक आर्टरी बेस्ड, जो मैंने आपको बताया कि इसकी पेक मेजर की अदर सप्लाई भी है। ठीक है, तो उनके ऊपर 2 सेपरेट एक्सियल फ्लैप्स भी आप उठा सकते हैं। और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया ऑसियस फ्लैप को भी, मायो ऑस्टियोक्यूटेनियस फ्लैप इंक्लूडिंग 4th और 5th रिब यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो फीमेल्स हैं उनके अंदर इंफ्रा मेमोरी क्रीज के अंदर कर्विलीनियर स्किन पैडल भी उठाया जा सकता है, उनकी जो ब्रेस्ट का टिश्यू है उसको लीस्ट एसिमेट्री के लिए। सो कमिंग बैक टू द टेक्निक, मैंने आपको बताया कि 10 स्टेप्स हैं, इसके 10 स्टेप्स करके मैंने याद किए हुए थे, वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 इज द पोजीशन एंड द प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, वो तो सब इसमें एक ही जैसा ड्रैपिंग हो गया। 2 इज द सरफेस मार्किंग, सरफेस मार्किंग में जो पेक मेजर है उसके अंदर आप क्या करते हैं कि शोल्डर का जो ज़ीफी स्टर्नम है उससे लेके आप स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ करते हैं, शोल्डर से लेके ज़ीफी स्टर्नम तक आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं। और जो दूसरी है दैट इज मिड क्लेविकुलर, यानी क्लेविकल के मिड से लेके इस जो ये लाइन है ज़ीफी स्टर्नम से इसकी
शोल्डर तक की इसको इंटरसेक्ट करती हुई वो लाइन गुजरती है, ठीक है। ये क्या शो करती है, ये आपके पेडिकल की पाथवे को शो कर रही है लाइन। सो ये आपकी मार्किंग हो जाती है पेडिकल की, आपकी इसकी पैक मेजर की। तीसरी जो आपका स्टेप है दैट इज स्किन पेडल डिजाइन। तीसरे स्टेप के अंदर आपने अपना स्किन पेडल जो है उसको डिजाइन करना है। वो आप जो भी ये आपकी जो लाइन जा रही है, ये आपकी पेडिकल की लाइन है, इसके ऊपर ही आप स्किन पेडल को डिजाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे डिजाइन करना है कि जो डिस्टेंस बिटवीन दी आपका टॉप ऑफ द स्किन पेडल है वो और इंफीरियर एज ऑफ द क्लेविकल ये तकरीबन इक्वल होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए उस डिस्टेंस के बिटवीन में जितना रेसिपिएंट साइड और इंफीरियर एज ऑफ द क्लेविकल है, ठीक है। क्योंकि ये आपका इस पे बेस करेगा कि फिर आपने पूरा का पूरा अपना जो पैक मेजर उठा के टनलिंग करके लेके जानी है रिसिपिएंट साइड पे, तो वो इसको डिफाइन करेगा कि ये इजीली जा सकती है कि नहीं। फोर्थ स्टेप से आपकी फोर्थ स्टेप है, अगर आपने एडिशनल लेंथ यहाँ पर यूज करनी है तो आप फोर्थ स्टेप करेंगे, दैट इज आप 2.5 सेंटीमीटर बियॉन्ड द पैक मेजर लेके जाएंगे, जो आपको पहले जिक्र करी थी। कॉस्टल मार्जिन से आगे ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये एक्सियल नहीं, फिर रैंडम सप्लाई हो जाएगी। फिफ्थ जो है दैट इज एलिवेशन ऑफ द स्किन पेडल, यानी पहले आपने डिजाइन कर लिया, फिर आपने अगर एडिशनल लेंथ लेनी है वो डिजाइन कर लिया। फिफ्थ जो है आपका स्टेप आ जाएगा कि अब आपने स्किन पेडल को उठाना है। तो उसके अंदर आप ये करते हैं कि स्किन पेडल के इर्द गिर्द इंसियन देते हैं, लेकिन उसके ऊपर वाले हिस्से पे इंसियन नहीं देते जहां पर आपका पेडिकल एंटर हो रहा है। और ये इंसियन जो है ये आप ऐसे बेबल्ड में देते हैं कि जितना ज्यादा मस्कुलर परफोरेटर्स आपके इन्वॉल्व हो सके वो आपके इसमें इन्वॉल्व हो जाए, मायोक्यूटेनियस परफोरेटर्स। सिक्स स्टेप जो है वो आपका एक्सपोजर का आ जाता है कि आपने इंसियन को अपने पैक मेजर को आपने एक्सपोज करना है, पेडिकल को एक्सपोज करना है। तो उसके लिए आप इंसियन एक्सटेंड करते हैं स्किन पेडल से लेके, यानी जो आपकी पेरिफेरल मार्जिन है आपका स्किन पेडल का, वहां से लेके इंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड तक, ठीक है। और उसको क्लेविकल तक आप कॉटराइज करते हुए एलिवेट करते जाते हैं। सेवंथ स्टेप्स में आप सेवंथ जो आपका स्टेप है उसके अंदर आप पेडिकल की एलिवेशन करते हैं, उसको पेडिकल को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एलिवेट करते हैं। वो कैसे करते हैं कि पैक मेजर को आप इंसाइज करते हैं विद कॉटरी मीडियल और इंफीरियर टू द स्किन पेडल, और उसको डायसेक्ट करते हैं रिब से। जब ये आप डायसेक्ट करेंगे इंटरकॉस्टल मसल्स को, तो फिर आप का जो है वो लेकिन इसके अंदर यहाँ पर आपने एक ख्याल रखना है कि जो मैंने आपको बताया स्किन पेडल की सुपीरियर पोजीशन मार्जिन है उसके ऊपर आपने इसको डिवाइड नहीं करना है जहाँ पर आपका पेडिकल पड़ा हुआ है। यहाँ पर जब आप डायसेक्ट करेंगे तो लैटरल बॉर्डर ऑफ द पैक मेजर जो है ना, वहाँ पर आपको एक फेशियल प्लेन मिलेगा, इंटरमस्कुलर फेशियल प्लेन मिलेगा पैक माइनर और पैक मेजर के बीच का, जैसे हम इंटरमस्कुलर फेशियल प्लेन भी कहते हैं। इसके अंदर आपको फिर अब आपने इलेक्ट्रोकॉटरी छोड़ के फिंगर से ब्लंट डायसेक्शन, ग्लव्ड फिंगर से ब्लंट डायसेक्शन करनी है बिटवीन दिस प्लेन, जो कि आपको फिर जैसे आप करते जाएंगे तो पेडिकल आपको व्यू में आ जाएगा डीप टू द पैक मेजर, ठीक है। इसके बाद आप पूरा का पूरा आपने फ्लैप रेस कर लिया है, ठीक है, जो कि अब अभी तक आपका पेडिकल जो है वो सुपीरियर पोर्शन के ऊपर बिल्कुल सेफ है। अब आपने क्या करनी है, स्किन टनलिंग करनी है। जो 8th स्टेप है वो हमारा स्किन टनलिंग क्या है, इसमें आप ये करेंगे कि सुपरफिशियल टू क्लेविकल आप सब प्लेटिज्मल एक टनल बनाते हैं तकरीबन 4 फिंगर ब्रेड्थ का, ठीक है। और उसके अंदर से आप अपना ये पूरा का पूरा जो अपने मस्कुलर फ्लैप उठाया है ये आप उसके अंदर से पास करते हैं, ठीक है। और उसको पास करते हैं आप क्लेविकल के ऊपर से। लेकिन अगेन इसकी 2 मॉडिफिकेशंस हैं, अगर एडिशनल लेंथ यूज करनी हो तो आप उसको नीचे से भी क्लेविकल के नीचे से भी लेके जा सकते हैं और क्लेविकल का कोई पोर्शन कट करके उसके अंदर से भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। और इस टाइम के ऊपर आप क्या करते हैं, जो सर्वाइकल मसल्स हैं उनके साथ अपना ये मस्कुलर जो है फ्लैप उसका कुछ हिस्सा सूचक कर देते हैं ताकि वो उसके ऊपर एक्सेसिव फोर्स ना आए। 9th जो आपका स्टेप है मैंने आपको बताया कि वो अगर आपने एक्सेस एडिशनल लेंथ करनी है तो मैंने आपको बताया कि सेगमेंट ऑफ क्लेविकल आप रिमूव भी कर सकते हैं, क्लेविकल के बिहाइंड द क्लेविकल भी आप मस्कुलर फ्लैप अपना लेके पास कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका पैक मेजर है जस्ट बिलो द क्लेविकल इंफ्राक्लेविकुलर सेगमेंट जो है वो आप उसके मसल का वो भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं कि उसकी एडिशनल लेंथ गेन हो जाए। अगर आप समझते हैं कि रिसिपिएंट साइड तक वो अभी नहीं पहुंच रहा तो उसके यहाँ पर आप उसकी एडिशनल लेंथ ले सकते हैं। और 10th स्टेप आ जाता है आपका क्लोजर का। तो क्लोजर में डोनर साइड जो है वो अगर ज्यादातर जो है वो प्राइमरी क्लोजर अगर उसका हो तो अंडरमाइन करके प्राइमरी क्लोजर करके सेक्शन ड्रेन भी पास किया जा सकता है। और सेकंड ऑप्शन ये है कि स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट यूज किया जा सकता है अगर उसकी ज्यादा बड़ी एरिया रॉ एरिया है तो, ठीक है जी। तो जो 7th स्टेशन है डिस्क्राइब इन CN व्हाट आर द सर्जिकल लेयर्स एंड व्हाट आर द सर्जिकल कंसिडरेशंस। तो ये आपकी जो है ये मैंने रेट्रोमैंडिबुलर इंसिजन है जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इसके अंदर आपका ट्रांसपेरोटेड और रेट्रोपेरोटेड आपकी 2 अप्रोचेस 2 मॉडिफिकेशन इसके अंदर आती हैं। ट्रांसपेरोटेड में ये होता है कि आपकी जो है
हॉरिजॉन्टली थ्रू द पेरोटिड डिसेक्ट करते हुए जाते हैं बिटवीन दी आपकी जो फेशियल की दो ब्रांचेज हैं, दैट इज बकल एंड मार्जिनल मैंडिबुलर, उसके ब्रांचेज के अंदर से हम डिसेक्ट करते हुए जाते हैं और थ्रू द हॉरिजॉन्टली थ्रू द पेरोटिड, और फिर हम अप्रोच करते हैं आपके लोअर कंडाइलर फ्रैक्चर्स को, या लोअर कंडाइलर जो भी बेस है उसको, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरोटिड। और जो रेट्रोपेरोटिड है उसके अंदर ये होता है कि आप स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड को डिसेक्ट करके डीप टू द सुपरफिशियल लोब ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड को आप आइडेंटिफाई करते हैं, और उसको मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर उसको आप रिट्रैक्ट कर लेते हैं, या रिट्रैक्ट करने की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन इसमें ब्रांचेस ऑफ जो 7th नर्व है उसकी डिसेक्शन नहीं होती, उसकी आप उनसे सुपरफिशियल टू दिस क्या कहते हैं नर्व की जो 7th नर्व है उसकी ब्रांचेस सुपरफिशियल जो आपकी डिसेक्शन प्लेन है उससे ऊपर की तरफ रह जाती है। सो वो हम उससे कहते हैं रेट्रोमैंडिबुलर रेट्रोपेरोटिड मॉडिफिकेशन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर अप्रोच। ओके, सो दिस इज द रेट्रोमैंडिबुलर इन CN, ठीक है। और एनाटॉमिकल जो पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस है इसमें वो ये है कि जो मेन ये जो इसके अंदर आपकी सर्जिकल कंसिडरेशंस भी लिखी हुई है कि मेन ट्रंक ऑफ फेशियल नर्व जो है वो आपकी टेम्पोरोफेशियल एंड सर्वाइकोफेशियल ब्रांच डिवीजन्स में डिवाइड होती है इसके अंदर पेरोटिड के अंदर, ठीक है। सो मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच जो है वो ओब्लिकली इंफीरियर एंड इंटीरियरली आ रही होती है, और बिहाइंड द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल रैमस को क्रॉस कर रही होती है, क्रॉसिंग द रैमस एट इट्स लोअर बॉर्डर। तो उसका आपने यहाँ पर खास सेफ उसको ख्याल रखना होता है और सेफ करना होता है, ठीक है। इसकी जो मार्किंग्स हैं वो ये है कि 0.5 सेंटीमीटर बिलो द ईयर लोब आप इसको स्टार्ट करते हैं CN को, और इन्फीरियरली लेके आता है 3 to 3.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द सेंडिंग रैमस ऑफ द मैंडिबल, और इससे नीचे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इससे नीचे नहीं लेके जाए क्योंकि इसके बाद हमारी जो है वो इस पर लोअर एरिया में मार्जिनल मैंडिबुला पड़ी होती है, ठीक है। वो थोड़ी सी सुपरफिशियल आ जाती है। डिसेक्शन में ये है कि आपकी सबसे पहले जो है वो स्किन आएगी, ठीक है, फिर आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू आएगा, पेरोटिड कैप्सूल आता है, फिर स्मैश लेयर आती है, फिर आपकी पोस्टीरियर एज ऑफ मैंडिबल आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू को इंसाइज करते हैं और पेरोटिड कैप्सूल उसके बाद आ जाता है। तो बिफोर इंसाइजिंग दी कैप्सूल जो है वो स्किन को आप अंडरमाइन करते हैं, उसको रिट्रैक्ट करते हैं, स्मैश लेयर आती है, पेरोटिड कैप्सूल और स्मैश लेयर को फिर आप कट इंसाइज करते हैं, फिर ब्लंटली डिसेक्ट करते हुए जाते हैं पोस्टीरियर एज ऑफ द मैंडिबल के पास की तरफ, ठीक है। उसमें वहां पर आप हीमोस्टेसिस वगैरह अचीव करते हैं, और जो ये आपने डिसेक्शन करनी है ये बेसिकली आप एंटिसिपेटेड डायरेक्शन ऑफ जो नर्व है उसके पैरेलल करते हैं, ठीक है। मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच आपको डायरेक्टली इनकाउंटर भी हो सकती है इस एरिया में, ठीक है, और इट कैन बी सॉल्व विद द एड ऑफ इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेटर, ठीक है। जब ये आपकी आइडेंटिफाई हो जाती है तो आप इसको रिट्रैक्ट करते हैं, और इस रिट्रैक्शन को जो है वो आप जो आप सुपीरियर या इंफीरियर डायरेक्शन में आप करते हैं, इस रिट्रैक्शन की जो मैनूवर है इसको हम कहते हैं हेज मिटन मैनूवर, ठीक है। अच्छा, फ्लैट इंस्ट्रूमेंट जो है वो आप एसेंडिंग रैमस के जो है पीछे वो आप डालते हैं ताकि उसको इजीली आप उसको हैंडल कर मैंडिबल को हैंडल कर सकें, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और इसको पीछे डालने के लिए आप टेरिकोबस डायरेक्ट स्लिंग को जो है उसकी डिसेक्शन करेंगे और फिर आप उसके पीछे लेके जाएंगे, ठीक है। सब पेरियोस्टल मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको जो पेरियोस्टियम आ जाएगा उसकी स्ट्रिपिंग करेंगे, और कंडाइलर फ्रैगमेंट की आपकी जो है वो आपके सामने आ जाएगा, उसको फिर आप अप्रोच करेंगे, ठीक है। और इसकी क्लोजर जो है वो भी इसी तरह से है कि सबसे पहले जो है आप वो टेरिकोबस डायरेक्ट स्लिंग को रिजॉर्वेबल सूचर्स के साथ आप उसको क्लोज करते हैं, ठीक है। और वैक्यूम ड्रेन वगैरह आप यहाँ पर पास प्लेस कर सकते हैं टू रिड्यूस द हीमोटोमा, या फिर बाद में उसको प्रेशर ड्रेसिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पेरोटिड कैप्सूल और स्मैश लेयर को आप वो करते हैं, सूचर करते हैं, ठीक है। और इसको आपने बड़ा मेटिकुलसली बड़े ध्यान से इसको सूचर करना होता है, क्योंकि अगर इसको प्रॉपर्ली सूचर ना किया जाए तो स्लिवरी फिस्टुला यहाँ पर आपका बन सकता है, ठीक है। उसके बाद प्लेटिज्मा आप जो है वो आपको अगर नजर आता है तो फिर आप उसको क्लोज करते हैं बर्निंग रिजॉर्वेबल सूचर, और उसके बाद इंटरप्टेड सब क्यूटिकुलर स्टिचेस आप लगा के उसको बंद करते हैं, और फाइनल स्किन क्लोजर विद नायलर कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर रेट्रोमैंडिबुलर CN. Okay, coming to your 8th station, this is your orbital fracture. Okay, describe the clinical picture. How will you manage the skin and what are the considerations? What is the white eye fracture? Number one, describe the clinical picture. इसके अंदर number one clinical picture के अंदर आप बताएंगे कि this is a frontal profile of the clinical picture of a child showing the orbital again number one आप कह सकते हैं कि down positioning of the left
ग्लोब। मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिटल डिस्टोपिया अगर आप कहेंगे, अगेन आप ऑर्बिटल डिस्टोपिया अगर आपको वो कहता है, फॉर एग्जांपल एग्जामिनर भी कुछ ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा डिपेंड करता है कि उनको इस चीज़ का है कि नहीं, तो अगर ऑर्बिटल डिस्टोपिया वो सुनना चाहते हैं तो आप उसको कह सकते हैं कि सर ऑर्बिटल डिस्टोपिया ने बताया था कि वो तब होता है जब अलॉन्ग विद द ग्लोब ऑर्बिटल, जो ग्लोब सॉरी ऑर्बिटल आपकी जो है बोन, अलॉन्ग विद दैट मेलर बोन जो है, जैगोमैटिक बोन जो है वो भी डाउन पोजीशन हुई हो, तो उसके अंदर उसको हम ऑर्बिटल डिस्टोपिया कहते हैं। और वो जो है वो कहते हैं कि ज़्यादातर कंजेनिटल या डेवलपमेंटल जो सिंड्रोम्स होते हैं उनके उन कंडीशंस के अंदर ऑर्बिटल डिस्टोपिया आपका आता है। अदरवाइज जो ये आपके फ्रैक्चर्स हैं, ब्लॉड फ्रैक्चर्स, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है कि पूरी के पूरा ऑर्बिट जो है वो फ्रैक्चर होके लॉन्ग विद द ज़ैगोमैटिक बोन नीचे की तरफ आए, तो उस कंडीशन के अंदर फिर आप उसको ऑर्बिटल डिस्टोपिया कहेंगे। अदरवाइज अगर सिर्फ इक्वेटर की जो है, जो एस शेप्ड आपका जो इक्वेटर है सैजिटल प्लेन के अंदर एस शेप जो आपका वो बना होता है फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट, उसके फ्रैक्चर होने की वजह से अगर ग्लोब की पोजिशनिंग डाउन हुई है तो उसको आप ऑर्बिटल डिस्टोपिया नहीं कह सकते। फिर एनीवेज, सो यू कैन से कि दिस इज एन इंफीरियर पोजिशनिंग ऑफ द ग्लोब ऑफ द लेफ्ट आई, ठीक है, लेफ्ट आई अलॉन्ग विद दैट इसकी जो है वो इंक्रीज इंटरकेंथल डिस्टेंस भी आपको नजर आया, इस पेशेंट में नजर आएगा। हेलोइंग ऑफ द सुपरट्रासल फोल्ड आपको नजर आ रही है, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये सिक्लेरल शो नजर आ रहा है ऑफ द राइट आई, लेफ्ट आई, ठीक है। वो प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द अपर अपटर्न्ड, जो आपका पेशेंट की जो राइट आई है दैट इज अपटर्न, उसकी वजह से आपको सिक्लेटरी शो नजर आ रहा है, अदरवाइज इट इज नॉर्मल, ठीक है। सो आप इसको मेंशन कर सकते हैं, बट अगेन मैं हमेशा कहती हूँ कि आप उसको जस्टिफाई करें इस बात को कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सम फ्रैक्चर, इट इज बेसिकली द पेशेंट इज लुकिंग अपवर्ड्स, ठीक है। ओके, this is a coronal view of the CT scan of the same patient showing a teardrop sign या फिर trap door sign at the orbital floor or right orbital floor along with the क्या कहना चाहिए along with the tissue prolapse, along with the tissue prolapse of the orbital contents into the matrix sinus, ठीक है। और चिल्ड्रन के अंदर जो है ये आपको पता है कि क्या कॉज करता है, ये इमरजेंट सर्जरी की इंडिकेशंस है विद इन दी 24 आवर्स, ठीक है। अच्छा, डिस्क्राइब द क्लिनिकल पिक्चर हो गया, हाउ विल यू मैनेज दिस केस, तो इसके अंदर ये है कि हिस्ट्री, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, वो स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री एंड कमिंग टू द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, रेडियोग्राफ, आप इसको जो है वो पेशेंट को एवेलुएट करेंगे, अलॉन्ग विद दैट आई से रिलेटेड जितने भी उसके सिंड्रोम्स हैं, जितने भी साइनस सिम्टम्स हैं उनको एवेलुएट करेंगे। हिस्ट्री में आपने पूछनी है ड्यूरेशन, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, एसोसिएटेड सिम्टम्स, प्रीवियस कोई भी जो मेडिकेशन ट्रीटमेंट, सिस्टमिक हिस्ट्री वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला, जो ये आपको ट्रॉमा के अंदर हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। क्लिनिक एग्जामिनेशन में, पेरी ऑर्बिटल एग्जामिनेशन में एडीमा, कोई कैमोसिस, एक्सोफ्थैल्मस, एनोफ्थैल्मस, पल्सेटाइल प्रोप्टोसिस, एनी लेसरेशन लिड की, ग्लोब की, विजुअल कोई एक्विटी या फील्ड ऑफ विजन में कोई एब्नॉर्मेलिटी है, प्यूपिलरी एग्जामिनेशन, उसका साइज, शेप, लाइट रिएक्टिविटी, कंसेंशुअल रिफ्लेक्स, नॉन कंसेंशुअल रिफ्लेक्स, आई मोटिलिटी, और अगर डिप्लोपिया है तो फोर्स डक्शन टेस्ट वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, बोनी एग्जामिनेशन, टेंडरनेस, कोई स्टेप का, न्यूरोसेंसरी टेस्टिंग, ब्ला ब्ला, ऑप्थेल्मोलॉजिकल कंसल्टेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। और व्हाट इज द वाइट आई सिंड्रोम है, ठीक है, वाइट आई सिंड्रोम, तो वाइट आई सिंड्रोम में होता है कि पेशेंट जो चिल्ड्रन हैं उनके अंदर क्या होता है कि पेशेंट की बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल कंटेंट जो है वो नीचे उनके जो है वो ट्रैप डोर की तरह नीचे प्रोलैप्स टिश्यू जो है वो ट्रैप हो जाता है द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट, और उसकी वजह से सिक्लेरल शो इंक्रीज हो जाता है और पेशेंट की जो है आई जो है वो वाइट कलर की आपको नजर आती है, ठीक है। उसको हम वाइट आई सिंड्रोम भी कहते हैं, ये वर्ड बुक में बड़ा अच्छा दिया हुआ है, ओके। सो द लास्ट इज what are the considerations and what is the white eye fracture. White eye fracture is blowout fracture of the orbital floor fractures, जिसके अंदर पेडियाट्रिक पॉपुलेशन में ज़्यादातर होता है, और इसके अंदर बेसिकली इसको वाइट आई इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर सब कंजक्टिवल हेमरेज नहीं होता, आपकी आई जो होती है पेशेंट की वो वाइट ही होती है, इसलिए इसको वाइट आई फ्रैक्चर कहते हैं। और इसके अंदर ट्रैप डोर टाइप का फ्रैक्चर होता है कि जो ऑर्बिटल रिम होती हैं वो सारी की सारी इंटैक्ट होती हैं, जो सिर्फ फ्लोर होता है वो पेशेंट का जो है वो फ्रैक्चर्ड होता है, उसकी वजह से हर्निएशन ऑफ द ऑर्बिटल कॉन्टेंट्स जो है इनटू द
मैक्सी साइनस हो जाती है, ठीक है, और वो ट्रैप डोर की तरह उसके अंदर फंस जाती है, इनकार्सरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन मोटिलिटी, पेनफुल रिस्ट्रिक्टेड मोटिलिटी ऑफ द ग्लोब हो जाती है। और उस पेनफुल रिस्ट्रिक्टेड मोटिलिटी की वजह से जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है उसके अंदर नोजिया, वॉमिटिंग अलॉन्ग विद द रिस्ट्रिक्टेड पेनफुल जो ये मूवमेंट है आई की वो आपको मिलती है। सो इसको कहते हैं वाइट आई फ्रैक्चर। और पेशेंट्स के अंदर ये जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स हैं इसके अंदर ये एक एमरजेंट सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर 12 to 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको इसको ऑपरेट करना होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो एक इसकी इम्पोर्टेंट बात ये है कि इट कैन बी इजीली मिस डायग्नोज्ड विद द ब्रेन इंजरी, क्योंकि पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा होता है और उसके साथ साथ नोजिया, पेशेंट को वॉमिटिंग होती है अलॉन्ग विद द हिस्ट्री ऑफ द ट्रॉमा, ठीक है। बट इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द दिस इनकार्सरेशन ऑफ द हर्निएटेड जो आपकी वो है उसकी वजह से, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट ये है कि आपने मैंने बताया इमरजेंसी में सर्जरी करनी है और उसके साथ पोलीडायोक्सोन सल्फेट शीट जो है वो आप ऑर्बिटल फ्लोर के ऊपर जो है वो आप लगाते हैं ऑफ द पीडियाट्रिक पॉपुलेशन। और जो एस शेप की जो एक वो है सैजिटल पेन में जो एस शेप है आपके फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट का, उसको आप मेंटेन करते हैं बिहाइंड द इक्वेटर, और जिसकी वजह से ग्लोब रिपोजिशन भी हो जाएगा और अलॉन्ग विद दैट ये ऑर्बिटल कॉन्टेंट्स भी जो है पेशेंट के ये वापस इनटू द आई चले जाएंगे। अच्छा, कंसिडरेशंस इसमें मैंने आपको कि जो आपका ट्रॉमा का हमने लॉन्ग किया था उसमें भी है कि जो आपने बेसिकली डिसेक्शन करनी है अपनी ऑर्बिटल वॉल्स की, वो ज़्यादा आपके इसके अंदर जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके अंदर आपको सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर और जो है आपका ऑप्टिक नर्व, ठीक है, इंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी, उनकी जो है डिस्टेंस फ्रॉम दी लैटरल ऑर्बिटल वॉल और मीडियल ऑर्बिटल वॉल वो पता होना चाहिए। फ्लोर ऑफ द जो ऑर्बिट है उसका आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर उसकी जो है ऑप्टिक फोरामेन वो कितनी दूर पड़ी हुई है, ठीक है। तो उसके अंदर ये है कि आपका क्या कहते हैं इंफ्रो लैटरली जो है वो आपका इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि आपका जिसके अंदर से क्या कौन कौन सी आपकी नर्व गुजर रही है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मैक्सिलरी नर्व गुजर रही है, इंफीरियर ऑर्बिटल गुजर रही है, ज़ैगमैटिक गुजर रही है, ठीक है। और ये आपका फ्लोर के अंदर प्रेजेंट है, इंफ्लोलैटरल फ्लोर के अंदर आपका प्रेजेंट है और बनता किससे, टेरिकोपैलेटाइन प्लस इंफ्राटेम्पोरल बोन से मिलकर बन रहा है, ठीक है। ये जो है उसके बाद आपका सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर आता है जो कि आपके सुप्रोलैटरल फ्लोर में पड़ा हुआ है, ठीक है, मिडिल क्रेनियल फॉसा के अंदर ये आपको कनेक्ट कर रहा है। इसके अंदर से 3, 4, 6 और 5 आपकी जो है वो गुजर रही है एक्रेलियर नर्व्स, ठीक है। उसके अलावा ऑफ्थैल्मिक वेन गुजर रही है, ठीक है, V1 की ऑफ्थैल्मिक ब्रांच गुजर रही है और आपकी सिंपैथेटिक जो है वो ब्रांच ऑफ कैवर्नस साइनस वो भी आपकी इसमें से गुजर रही है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि ये आपका जो है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है वो 35 मिलीमीटर फ्रॉम द फ्रंटल ज़ैगमैटिक सूचर होता है। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर 20 मिलीमीटर फ्रॉम द इंफ्रा ऑर्बिटल रिम होता है, ठीक है। और ऑप्टिक कैनाल 45 मिलीमीटर होती है, ठीक है। इसलिए 35 मिलीमीटर आपकी सेफ डिसेक्शन होती है इंफ्रा ऑर्बिटल रिम की, अगर आप इसके अंदर फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट की बात करें तो। अगर आपका ये इनकार्सरेशन और जो आपकी जो ये सॉफ्ट टिश्यू है ये मीडियल ऑर्बिटल वॉल के फ्रैक्चर की वजह से इसके अंदर गई हुई है, तो फिर आपका एनाप्थैलेमस भी 30% पेशेंट्स के अंदर आपको एनाप्थैलेमस भी नजर आएगा। उसके साथ आपकी जो है लैटरल रिस्ट्रिक्टेड मोशन विद पेनफुल रिस्ट्रिक्टेड मोशन आएगी और उस कंडीशंस के अंदर फिर आपको इंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी और जो ऑप्टिक है उसका 6, 12, 24 का जो आपका मैंने आपको बताया था फॉर्मूला वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी।